So we go ahead in understanding about central dogma of life, which is another important topic. बेटा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने हमको एक जनरल फ्लो बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखाता है। मीनिंग जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए के पास जाता है और आरएनए से सीधा जाता है प्रोटीन के पास, और यही प्रोटीन जो है वो वापस से इस्तेमाल किया जाता है डीएनए या फिर आरएनए को बनाने के लिए। सो आरएनए से सॉरी डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो न्यूक्लियस में होता है। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। यहाँ पे डीएनए कैन अगेन गेट कन्वर्टेड टू डीएनए। डीएनए खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। इस रेप्लिकेशन ये रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। कुछ कुछ वायरस भी होते हैं जो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ को मॉडिफाई करके कुछ अलग प्रति या अलग तरीके से चीजें करवाते हैं। ठीक है। गोइंग अहेड ऑन टू हाउ एग्जैक्टली डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम स्टेप देख रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है। तो हर एक लिविंग सेल्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ देयर माइटोसिस, एंड कुछ वायरसेस में आरएनए का रेप्लिकेशन होता है इंस्टेड ऑफ डीएनए बिकॉज दे हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। द रेप्लिकेशन स्कीम कि एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट किस प्रकार होता है ये हमको वॉटसन एंड क्रीक ने बताया था। ठीक है। बट दे जस्ट सेड दैट द रेप्लिकेशन इज बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है। उन्होंने खाली आपको इतना बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, लेकिन ये मेथड एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये उन्होंने हमको नहीं बताया था। ठीक है। ये हमको डिटेल में बाद में पता चला था। डिटेल में बाद में पता चला था इसके बारे में। एंड मेसेल्सन एंड स्टाल और टेलर दो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको साइंटिफिक प्रूफ भी दिया था इस बात का कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। तो ये मेसेल्सन स्टार का एक्सपेरिमेंट हम बाद में देखेंगे बेटा, पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक मेजर एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जिसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये एंजाइम जो है वो डीएनए को हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम ही रीड कर सकता है, जिस वजह से जो टेम्पलेट डीएनए होता है इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है। तीन प्रकार के डीएनए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। However, this information is not of our use because this is not in NCERT. So we don't have to discuss this concept over here. ठीक है। हम खाली एक ही के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी हमको याद रखना होगा या पढ़ना है कि ये एक ही एंजाइम है जो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोकैरियोट में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है जो हमने यहाँ पे देखे, और यूकैरियोट में 4 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है। बट this is not in our syllabus and this will not even be asked in your NEET examination, so it's okay if we skip this information. ठीक है। we go ahead in understanding the mechanism. तो सबसे पहले जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा बेटा, तो हमें उस साइट को सिलेक्ट करना है जहां से रेप्लिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो वो साइट जहां से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे उस साइट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन या ओराई सीक्वेंस। ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओराई सीक्वेंस। तो अपना जो बड़ा सा डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से बड़ा सा डीएनए होता है बेटा। इस डीएनए में से एक पर्टिकुलर साइट पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक कट आ जाता है। ये अगर डीएनए है तो उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देयर विल बी अ कट दैट यू विल नोटिस समवॉट लाइक दिस। ठीक है। तो ये जो कट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस कट इज बीन मेड बाय हेलिकेस एंजाइम अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड्स। हेलिकेस एंजाइम डज दिस पर्टिकुलर कट जिसको हम निक कह सकते हैं। और यही हेलिकेस एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तोड़ने की काबिलियत रखता है। इट विल अनवाइंड द डीएनए। तो पूरा डीएनए जो है सबसे पहले इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हमको पता है बेटा दैट डीएनए हैज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स पहले तो ज्यादा कॉइल हो जाते हैं अपने आप में कुछ ऐसे,
और यही जब आगे और ज्यादा कॉइल होते हैं तो दे विल अपीयर समवॉट लाइक दिस। कुछ इस प्रकार से वो अपीयर हो जाएंगे जब इसको और ज्यादा कॉइल करें। तो इसको पहले हमें अनकॉइलिंग करना होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज गायरेस, या फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज टोपो आइसोमरेज। ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट दैट अनकॉइलिंग is nothing but a removal of torsional pressure, which is done with the help of enzyme gyrase या फिर an enzyme topoisomerase. Either it is gyrase enzyme or topoisomerase enzyme, which will remove the torsional pressure, and post that you will have helicase enzyme, which will be responsible for unwinding the DNA, or you can also call it as unzipping of DNA. The fun part is that unzipping of DNA is never done entirely, यानी डीएनए का जो अनजिपिंग होता है तो पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता है बेटा, पिट्स एंड पार्ट्स में डीएनए खुलता है। हेलिकेज जो है वो थोड़ा सा डीएनए को खोलेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है ना, फिर वो अनकॉइल करेगा, फिर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है हाँ भाई सब ठीक चल रहा है ना। इस प्रकार से चीजें होती जाती है। ठीक है, तो जब हेलिकेज डीएनए को अनकॉइल करता है तब हमें कुछ इस प्रकार से रेप्लिकेटिंग फॉर्क मिलता है। ये जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क हमको मिला है उसमें ये वाला और ये वाला दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बेटा। दिस स्ट्रैंड एज वेल एज दिस स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो ऑब्वियसली बात है दैट देयर आर चांसेस दैट दे मे अगेन गेट कॉइल्ड। सो टू अवॉइड दैट रिकॉइलिंग, recoiling, what do they have to do is we have to attach some proteins over here. कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं जैसे यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं। These proteins are called as single-stranded binding protein, which will prevent recoiling of the 2 DNA strand that has been uncoiled. All right. Replication fork बनने के बाद you will have formation of new strand, which is polymerization that will occur. So within the replication fork, somewhat like this, you will have primers that will be attached. बिना प्राइमर के कोई भी एंजाइम, बिना प्राइमर के कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो हमें प्राइमर अटैच करना होगा। अब जब हम प्राइमर अटैच कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली किस प्रकार होगा। सो लेट मी शो यू इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। तो सीनारियो क्या हो जाता है कि पहले यू विल हैव दिस मच ऑफ डीएनए दैट इज बीइंग ओपन्ड। ठीक है, एंड यू हैव सम प्राइमर्स अटैच्ड ओवर हियर which is from 3 prime to 5 prime, and here it will be 3 prime to 5 prime, and primer will be attached over here, barabar. And you will have an helicase enzyme which is present over here, that will go on unwinding। वो helicase enzyme डीएनए को खोलते जाएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज करेगा नया डीएनए स्ट्रैंड इन दिस डायरेक्शन और नया डीएनए स्ट्रैंड इन दिस डायरेक्शन, कुछ इस प्रकार से। अब जब यही डीएनए ज्यादा अनकॉइल हो जाता है, हेलिकेस इसको और ज्यादा अनकॉइल कर रहा है, थोड़ा और ऊपर चला गया, तो इन दैट केस यहाँ पे प्राइमर लगा था और ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड बना था। यहाँ पर प्राइमर इस तरफ लगा था और ये इस डायरेक्शन में हमारा पॉलिमराइजेशन हो रहा था, बराबर। अब सिनेरियो ये होता है कि ये वाला जो जगह ना बेटा, ये तो एम्प्टी रह गया। जब अनकॉइलिंग आगे और हो गया या अनवाइंडिंग बढ़ गई तो यहाँ वाला एंजाइम जो है वो तो आगे जाते गया, लेकिन यहाँ वाला एंजाइम जो इस डायरेक्शन में गया था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम से 5 प्राइम ही रीड कर सकता है, तो ये उल्टे डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अब क्या, अब यहाँ पे हम एक नया प्राइमर लगा देते हैं और पॉलीमरेज यहाँ से वापस से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। जब पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है बेटा तब वो प्राइमर्स को निकालते जाएगा। ठीक है, अब फिर से और ज्यादा खुल गया डीएनए जो है वो। अब जब डीएनए ज्यादा खुल चुका है
फिर से ये वाला स्ट्रैंड तो आगे जा ही रहा है, लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे पहले यहाँ पर प्राइमर्स लगा दिए गए थे, फिर यहाँ पे प्राइमर्स लगा दिए गए और वहां से हमको कुछ इस प्रकार से सिंथेसिस होते हुए दिखाई दिया। अब फिर से इतना पार्ट बच गया, तो ये तो बार बार होते ही रहेगा। तो हमको बार बार नए प्राइमर्स लगा के उसको पॉलीमराइज करना पड़ेगा, जिस वजह से इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर हम कह सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, बिकॉज ये स्लो सिंथेसाइज होगा। जबकि इस वाले स्ट्रैंड को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज ये लीड कर रहा है, ये आगे जाएगा पहले। ठीक है, और यहाँ पे हो गया अपना हेलिकेज एंजाइम। ऑलराइट, आर वी क्लियर अप टिल हियर? अब इसमें ये जो अपने को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी। इस वजह से इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट का भी नाम आ गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है आगे जाके हमको दिखाई देगी। प्राइमर्स तो निकल गए हैं ना, तो जब प्राइमर्स निकल गए तो हमको क्या दिखाई देगा कि ये एक सेगमेंट है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ दूसरा सेगमेंट हो रहा है, फिर ऐसे कुछ तीसरा सेगमेंट हो रहा है। तो ये जो सेगमेंट्स रहेंगे उनको जोड़ने का काम जो करेगा, that work will be done with the help of an enzyme which is called as ligase. Ligase is responsible for resealing. It is responsible for resealing them. यानी ligase is responsible for phosphodiester bond synthesis. It will synthesize phosphodiester bond. Are we clear up till here? ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है बेटा? कोई डाउट से यहाँ तक? राइट? तो दिस इज नथिंग बट हाउ एग्जैक्टली डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। ठीक है, ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब हम ये मेथड बताए, अब इस मेथड में अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो जब दो नए स्ट्रैंड्स बन के हमको मिल जाएंगे, इसमें जब दो नए स्ट्रैंड्स हमको बन के मिल जाएंगे, तो एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा नया बनेगा ना। यानी you will have one strand like this which are separated and a new strand will be synthesized like this. So out of this becomes the parent strand, whereas this become the daughter strand which is नए strand. Yes, no beta? That is the reason कि इसका replication जो है सेमी कंजर्वेटिव माना गया था by वॉटसन एंड क्रीक। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे हुआ था? तो प्रूफ के लिए हमने कहा कि वॉटसन और क्रीक ने ही एक बेसिक कंसेप्ट दिया था जिसको मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया था। तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने एग्जैक्टली किस प्रकार और क्या प्रूफ किया था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था इकोलाई। जनरली हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो N14 टाइप का होता है। जनरली जो नाइट्रोजन होता है वो N14 टाइप का होता है। ठीक है, इट इज ऑफ generally the nitrogen is of N14 type. What मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया कि जो इकोलाई था जिसके पास N14 नेचुरली था, उनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां पे they had NH4Cl wherein this N was of N15 type और उनको मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद उन्होंने जब डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, कुछ एक आध दिन के बाद हम कह सकते हैं, या 12 या 24 घंटे के बाद जब उन्होंने नोटिस किया, तब उन्होंने देखा कि सारे के सारे इकोलाई के पास N15 ही था। तो वो शॉक्ड हो गए कि N14 गया कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ट्रैक नहीं रखा। सो अब उन्होंने रिवर्स काम किया, विच इज ये वाला बैक्टीरिया, यानी ई कोलाई विच हैज बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ N15। मैं यहाँ ना कलर चेंज कर देते हैं हम कि ये N14 का है, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो N15 के थे, अब उन्होंने इसको ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां पे
N14 हो, ठीक है? ऐसा स्ट्रैंड जहाँ पे N15 था, दोनों ही स्ट्रैंड्स N15 थे, उनको उन्होंने ऐसे मीडियम पे ग्रो किया जिसके पास जो नाइट्रोजन है वो अब N14 टाइप का नाइट्रोजन हो, ठीक है? सो अब जब उन्होंने वापस से N14 टाइप के नाइट्रोजन में ग्रो करवाया, तब उन्होंने क्या नोटिस किया कि एट 0 मिनट, सबसे पहले उन्होंने ये N15 वाले को रिमूव किया, यानी जो ओरिजिनल बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को उन्होंने रिमूव किया जिनके पास N15 था, यानी इस वाले बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया को उठाया, उठा के उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उनको सेंट्रीफ्यूज किया विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज CaCl, व्हिच इज सीजियम क्लोराइड। जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तब उनको एक पर्टिकुलर बैंड बन के मिला एंड दैट बैंड वाज ऑफ 15 टाइप, व्हिच गेव अस अ क्लियर कट इंडिकेशन कि बैक्टीरियाज के पास फिलहाल 15 टाइप के ही डीएनए है, 15 टाइप के नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए है। So at 0 minute, all the bacteria had N15 type of nitrogen in both their DNA strands. बैक्टीरिया 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है, तो जब 20 मिनट में रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद जब उन्होंने कुछ बैक्टीरिया उठाए, तो उन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया के पास हाइब्रिड वर्जन था, विच इज N14 का एक स्ट्रैंड था और N15 का एक स्ट्रैंड था, जिस वजह से उनका जो बैंड का जो लोकेशन था वो थोड़ा ऊपर आ गया। 20 मिनट बाद जब उन्होंने फिर से कुछ बैक्टीरिया निकाले तो उनको दिखाई दिया कि कुछ बैक्टीरिया हाइब्रिड थे और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कंप्लीटली N14 वाले थे, यानी दो लाइट और दो हाइब्रिड मिले उनको। इस ऑब्जर्वेशन को देख के उन्होंने कंक्लूड किया कि जो रेप्लिकेशन है वो अगर कंजर्वेटिव टाइप का होता, अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव टाइप का होता तो ये 15-15 वाले स्ट्रैंड्स एज इट इज रहते और 14-14 वाले मिलते जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस टाइप के होते तो हमको 15 वाले मिलते ही नहीं थे, सिर्फ 14 वाले ही स्ट्रैंड्स मिलते थे। बट यानी डिस नॉन कंजर्वेटिव होता तो कुछ ऐसा होता। और अगर सेमी कंजर्वेटिव होगा तो हमें 15 वाला भी मिलेगा, 14 वाला भी मिलेगा, और दैट्स व्हाट वी गॉट ओवर हियर, एंड दैट्स सस्टेन्ड, which gives us a clear cut indication that replication is by semi conservative method. All right. ऐसा ही सेम काम टेलर ने भी किया था। टेलर नाम का एक साइंटिस्ट है, जिनके कलीग के साथ उन्होंने प्रिटी मच सेम काम किया था बेटा, लेकिन उन्होंने काम किया था विद द हेल्प ऑफ विसिया फाबा। स्पेलिंग रॉन्ग है। विसिया फाबा नाम के बीन्स के साथ उन्होंने काम किया था, जिसको हम फाबा बीन्स भी कहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज किया था as a nucleoside. So radioactive thymidine basically H3 they used. Generally hydrogen is H1, but they used H3 for their experiment, and that's how it became radioactive, and they found similar results over here. ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही रेप्लिकेशन चेक किया गया था और दोनों में ही कंक्लूड किया गया कि रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट वी हैड टू अंडरस्टैंड अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन।